सभी भाइयों को नमस्कार। स्वागत है आपको गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। आज हम लोग करने वाले हैं घटना चक्र का अध्याय संख्या 5 यानी कि चैप्टर नंबर 5 का गरीबी, दहेज, घरेलू हिंसा, तलाक, अंतर और अंतरा पीढ़ी संघर्ष, जातिवाद। ठीक है, किस किस पे? गरीबी, ठीक, दहेज, घरेलू हिंसा, अंतर और अंतरा पीढ़ी संघर्ष और जातिवाद। ठीक है, जातिवाद। इस पे जो है हम लोग प्रश्न करने वाले हैं 5 पे। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 पे, और ढंग से करेंगे, समझ करेंगे। इसका जो है लेक्चर आप लोग जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। जो भी भाई बहन हमारे बहन जो है टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, जाके जुड़ जाइएगा। ठीक है, वहाँ पे सारा PDF मिल जाएगा आपको, सब कुछ वहाँ पे हम शेयर कर देते हैं। तो ये शुरू करते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है कहाँ दिया हुआ है बता दूँ आपको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। पिछले भी किसी भी वीडियो में जाके आप जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का जो प्रश्न है। ठीक है, चलिए। निर्धनता एक ऐसी जीवन स्तर के रूप में परिभाषित की जा सकती है जिसमें स्वास्थ्य और शारीरिक संबंधी दक्षता नहीं बनी रहती। ठीक है, यह परिभाषा किस विद्वान ने दिया है? देखिए, जो भी हमारे चैप्टर्स हैं उस पे हर पॉइंट पे जो है हर विशेषज्ञ का, हर विद्वान का अलग अलग क्या है, अपना उसको परिभाषित करने का तरीका है। सीधी सी बात है। तो उसमें ये बात है कि अब ये परिभाषा दिया गया है, इस परिभाषा को किसने दिया है कि निर्धनता एक जीवन स्तर के रूप में परिभाषित की जा सकती है जिसमें स्वास्थ्य और शरीर संबंधी दक्षता, स्वास्थ्य संबंधी और शरीर संबंधी दक्षता जो है नहीं रहती है। ठीक है, क्या रहती है? नहीं रहती है। यह परिभाषा किस विद्वान ने दिया है? गिलिन और गिलिन ने दिया है, कि बीवर ने दिया है, गोडार्ड ने दिया है, कि माइकल कॉलेक्सी ने दिया है? तो ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि गोडार्ड ने दिया है। तो देखिए, जो जे गोडार्ड के अनुसार निर्धनता उन वस्तुओं की अपर्याप्त आपूर्ति है जो एक व्यक्ति उसके आश्रितों के स्वास्थ्य और शक्ति के अनुरक्षण के लिए अपेक्षित नहीं है। क्या है? निर्धनता उन वस्तुओं की अपर्याप्त आपूर्ति, मतलब कमी है। कहने का मतलब क्या है? कमी है। ठीक है, किसकी? उन वस्तुओं की जिसमें एक व्यक्ति और उस पर आश्रित व्यक्ति कौन होंगे? उसका परिवार होगा, उसकी बीवी होगी, मतलब उसके वाइफ होगी, और उसके जो है 2 बच्चे होंगे। वो उनके स्वास्थ्य का और शक्ति के अनुरक्षण के लिए अपेक्षित नहीं है। जो उतना चाहिए उसके स्वास्थ्य के लिए चाहिए, वो जो है क्या नहीं कर पाता, वो है उन संसाधनों को जो है नहीं जुटा पाता। ठीक है, और शरीर संबंधी दक्षता है उसकी भी बात कर रहे हैं, उसकी भी। ठीक है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 2 पे आते हैं। गरीबी का मुख्य कारण है। गरीबी का मुख्य कारण क्या है? स्वयं व्यक्ति, संस्कृति अथवा गरीबी के उप संस्कृति, सामाजिक संरचना अथवा अन्यायपूर्ण सामाजिक परिस्थिति, सीमित अथवा प्रतिबंधित अवसर। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका, इसमें गरीबी के मुख्य कारण क्या हैं, तो सही उत्तर को चयन करना है। देखिएगा, कभी कभी नीचे पढ़ लीजिएगा, कभी कभी लिखा जाता है कि इसमें से कौन सा सही नहीं है, मामला सीधा उल्टा हो जाता है। ठीक है, और आप जो है क्या करके चले जाते हैं? गलत। तो पूरे प्रश्न को पढ़ा करिए, पूरे ऑप्शंस को पढ़ा करिए। ठीक है, तब जाके उत्तर दिया करिए, क्योंकि जो है उसको तो घुमाना है, कैसे भी आपको घुमा के जो है आपके दिमाग को छीण करना है। और तो ध्यान रखिएगा कि आसान से आसान प्रश्न में जो है सिर्फ नहीं पढ़ने के कारण जो है गड़बड़ होता है मामला। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिए ठीक है, देखते हैं। तो गरीबी का मुख्य कारण क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका दूसरे का हो जाएगा डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, यानी कि 1, 2, 3, 4 सभी सही है। थोड़ा समझ लेते हैं। स्वयं व्यक्ति क्यों होता है? देखिए, व्यक्ति आलसी होगा, अपने काम को ध्यान से नहीं करेगा, गरीबी का बुलावा है। ठीक है, आलसी व्यक्ति या जो काम करने में जिसका मन नहीं लगता है, वो क्या करता है? सीधे सीधे अपनी गरीबी को बुलावा देता है कि भैया गरीबी मेरे पास आ जाओ। ठीक है। दूसरा, संस्कृति अथवा गरीब की उप संस्कृति। कुछ संस्कृति में धार्मिक मान्यताएं इतनी बढ़ चढ़ के हैं, ठीक है, कि वो लोग जो है अपने धार्मिक अनुष्ठान में इतना पैसा खर्च कर देते हैं, इतना समय का वेस्टेज कर देते हैं कि अपने काम पे ध्यान नहीं दे पाते, अपने धन को जो है बचत नहीं कर पाते, और जो है वहाँ से क्या होती है, वो भी गरीबी का एक कारण बन जाता है। जैसे देखिए, हमारे सामाजिक अनुष्ठान में क्या है,
घोल मतलब कि आदमी जो है पूरा जीवन की अच्छी खासी कमाई जो है अपने शादी में खर्च कर देता है, जबकि शादी तो मंदिर में भी हो सकता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि एक अनुष्ठान बन गया है, दिखावा का परंपरा बन गया है, संस्कृति बन गई है। तो ये क्या है? गरीबी के लक्षण है, ठीक है। गरीबी, आप गरीब ही होते हैं उतना खर्च करके। तीसरा क्या है कि सामाजिक संरचना अथवा अन्यायपूर्ण सामाजिक परिस्थिति। समाज की कैसी संरचना है, बनावट कैसी है, वो भी एक कारण बनता है, ठीक है। जिस समाज में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, शिक्षा नहीं होगा और आगे बढ़ने की प्रवृत्ति नहीं होगी, वो समाज विकास नहीं कर सकता है, ठीक है। सीमित तथा प्रतिबंधित अवसर। अगर सीमित और प्रतिबंधित अवसर है, वही बात हो गई फिर से कि जहाँ पे लोगों को काम का अवसर कम मिलेगा, वहाँ के लोग जो है गरीबी की तरफ उन्मुख होंगे, आगे बढ़ेंगे। तो ध्यान दीजिए, तो गरीबी के जो मुख्य कारणों में से है वो स्वयं व्यक्ति भी है, संस्कृति और गरीबी की उपसंस्कृति भी है, सामाजिक संरचना अथवा अन्यायपूर्ण सामाजिक परिस्थिति भी है, सीमित अथवा प्रतिबंधित अवसर शामिल है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 3 पे आते हैं। निम्न में से किसने निर्धनता के 3 कारण बताए हैं? व्यक्ति, संस्कृति एवं उपसंस्कृति, सामाजिक संरचना है। निम्न में से किसने निर्धनता के 3 कारण बताए हैं? अब देखिए, जब हम निर्धनता चैप्टर पढ़ रहे थे तो विभिन्न विशेषज्ञों के माध्यम से उसको पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। उसमें एक ये भी है कि व्यक्ति है, संस्कृति और उपसंस्कृति है और सामाजिक संरचना है, जो भी ऊपर हम लोग पढ़ रहे थे, वही बात है, ठीक है। तो इसको किसने जो है 3 कारण मुख्य बताए हैं? डेविस इलिस ने, टी कॉवेट ने, या एस मिलर ने, या मार्टिन रेन ने? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि डेविस इलिस साहब ने, ठीक है। तो देखिए, जो डेविस इलिस ने निर्धनता के 3 कारण बताए हैं, इंडिविजुअल मतलब खुद व्यक्तित्व, संस्कृति और उपसंस्कृति तथा सामाजिक संरचना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 4 पे आते हैं। भारतवर्ष में निर्धनता का कौन सा कारण अधिक उपयुक्त नहीं है? जो भारत, ध्यान रखिएगा, नहीं की बात हो रही है, जो भारतवर्ष की निर्धनता का एक पैटर्न चल रहा है, उसमें कौन सा जो है कारण उपयुक्त नहीं है? तो अशिक्षा नहीं है, बेरोजगारी नहीं है कि भाग्य का भरोसा करना, या डू काम मिलने का इच्छा करना, ठीक है। न काम मिलने पर काम की इच्छा ना करना, ठीक है। तो ये डी उत्तर हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो काम नहीं करना चाहते, काम बहुत लोग करना चाहते हैं, काम ही नहीं है, ठीक है। लेकिन अब देखिए, अशिक्षा, बेरोजगारी और भाग्य का भरोसा करना, ठीक है। देखिए, यहाँ पे अशिक्षित लोग हैं, इसलिए स्किल्ड मजदूर कम है। स्किल्ड मतलब कि शिक्षित मजदूर और एक चीज़ में कौशल जो मजदूरी होती है, जैसे इंजीनियर क्या होता है, वो कौशल मजदूर होता है। तो हमारे देश में शिक्षा कमी है, तो इसलिए भी दिक्कत आ रही है। बेरोजगारी तो है ही, काम की कमी है। दूसरा, भाग्य भरोसे बैठना। देखिए, जो धार्मिक परंपराएं हैं, चाहे किसी धर्म से संबंधित हो, हम ये नहीं कह रहे हैं, किसी भी धर्म से संबंधित हो, वो क्या करती है? आपको भाग्यवादी बनाती है, आपके कर्म पर विश्वास नहीं करते। जो ईश्वर देगा, जो भगवान देगा, जो अल्लाह देंगे, जो मालिक देंगे, कहते हैं ना, जो जो हमारे परवरदिगार देंगे वही होगा। तो ऐसा नहीं है, भाग्यवादी लोग जो है आगे नहीं बढ़ते हैं। वो भाग्य भरोसा करने वाले लोग आगे नहीं बढ़ते। वही तो, भाग्य भरोसा नहीं करना है आपको, शिक्षा को शिक्षित होना है और काम का अवसर ढूंढना है या बनाना है, ठीक है। तो देखिए, भारत में निर्धनता का प्रमुख कारण है अशिक्षा, बेरोजगारी, जनसंख्या वृद्धि, भाग्यवादिता, सामाजिक कारण, रूढ़िवादिता इत्यादि, ठीक है। देखिए, एक फिल्म का डायलॉग हम सुने हैं, उसमें बहुत बड़ा बढ़िया डायलॉग मारा है कि यहाँ के लोग जो है, मतलब इंडिया के लोग जो है, लॉजिक्स पे ध्यान नहीं देते हैं, मतलब कि तर्क पे ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए क्या है, यहाँ पे साइंटिस्टों का वैल्यू कम है और बाबाओं का वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है। मतलब कि जो भी धर्म के वो लोग हैं, उनका वैल्यू ज़्यादा है। वो फिल्म का डायलॉग था, तो उसी को मैं आपको दोहरा रहा हूँ, बात सही है, ठीक है। तो आपको जो है लॉजिक्स पे ध्यान देना है, अपने कर्म पे ध्यान देना है और साइंस की तरफ उन्मुख होना है। साइंस कहाँ गलत हो रहा है उसको भी ध्यान देना है, ठीक है। जैसे पेड़ की कटाई में, ऐसे इन पे जो है रोक लगाना है आपको। तो आप इतना शिक्षित हैं, इतना कर सकते हैं। तो काम मिलने की, काम की इच्छा ना होना, ये निर्धनता का कारण नहीं है। काम की कमी है इंडिया में, लोग काम करने वाले बहुत हैं, इच्छा बहुत है उनके पास, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 5 पे आते हैं। धार्मिक विश्वासों के आधार पर जिस प्रथा के रूप में वेश्यावृत्ति को प्रोत्साहित किया गया, उसे कहा जाता है। देखिए, धार्मिक विश्वासों के रूप में, धार्मिक विश्वासों के आधार पर जिस प्रथा के रूप में वेश्यावृत्ति को प्रोत्साहित किया गया, वेश्यावृत्ति को प्रोत्साहित किया गया, धर्म से संबंधित है, उसे क्या कहा जाता है? रखाइल परंपरा, देवांगना परंपरा, देवदासी परंपरा या न्यू परंपरा। तो उसका उत्तर जाएगा सी, यानी कि देवदासी परंपरा कहा जाता है, ठीक है। देखिए, अब सब समझ में आएगा। देवदासी परंपरा को मैं बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश किया हूँ, जो चैप्टर है 5वां चैप्टर, उसमें। तो देवदासी का अर्थ है देव की दासी।
देव के सर्वेंट ऑफ गॉड, ठीक है। भारत में सबसे पहले देवदासी परंपरा के अंतर्गत धर्म के नाम पर स्त्रियों का यौन शोषण को संस्थागत रूप दिया गया। मतलब कि भारत में सबसे पहले देवदासी परंपरा के अंतर्गत धर्म के नाम पर स्त्रियों का यौन शोषण को संस्थागत परंपरा दिया गया। देवदासी शब्द का प्रयोग जो है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है। ध्यान रखिए, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है। कौटिल्य कब के हैं? अशोक के समय, सॉरी चंद्रगुप्त के समय के हैं, उस समय से मिल रहा है। वेश्यावृत्ति के आर्थिक लाभ हेतु अवैध संबंध बनाना और तथा व्यवसाय के रूप में दिखाया जाता है। वेश्यावृत्ति क्या है कि अवैध संबंध होता है, अपने पति से संबंध न बना के किसी और पुरुष से संबंध बनाना, और किसके लिए? आर्थिक लाभ के लिए, पैसे के लिए, वो वेश्यावृत्ति के रूप में आती है, जिससे इन्हें सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं होता। जो जिसको क्या कह दिया जाता है, समाज में एक गलत दृष्टि से देखा जाता है, हीन दृष्टि से देखा जाता है वेश्यावृत्ति को। बात सही है। तो ये देवदासी परंपरा है जो क्या करता है, आपको धर्म के धार्मिक विश्वासों के आधार पर जिस प्रथा में वेश्यावृत्ति को प्रोत्साहित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 6 पे आते हैं। घरेलू हिंसा महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? घरेलू हिंसा महिलाओं से सुरक्षा अधिनियम, जो घरेलू हिंसा होता है, जो घर में पति जो है पत्नी को मारता पीटता है या मानसिक रूप से प्रताड़ित करता है, दहेज लेने के लिए प्रताड़ित करता है, इस हिंसा को जो है कब पारित किया गया? 2003 में, 5 में, 7 में या 9 में? तो उसका उत्तर जाएगा बी, यानी कि 2005 में, ठीक है। तो देखिए, घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम वर्ष 2005 में पारित किया गया। घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम वर्ष 2005 में पारित किया गया। यह गजट महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा 17 अक्टूबर 2006 को अधिसूचित किया गया कि 26 अक्टूबर 2006 को लागू हुआ। अब लागू कब हुआ? 26 अक्टूबर 2006 को। तो घरेलू हिंसा महिलाओं का अधिनियम वर्ष 2005 में पारित हुआ। इंपॉर्टेंट सन है, ध्यान रखिएगा। सन के साथ अधिनियम को याद करना है, कब पारित हुआ और कब लागू हुआ, दोनों चीज़ों को ध्यान रखना है आपको, ठीक है। लागू कब हुआ? अक्टूबर 2006 में लागू हुआ। इसका उद्देश्य घरेलू हिंसा झेल रही महिलाओं को तत्काल और आपातकालीन राहत पहुंचाना है। जो भी महिलाएं घरेलू हिंसा को झेल रही हैं, उसमें क्या करना है? तत्काल राहत पहुंचाना इसमें शामिल है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 7 पे आते हैं। दहेज की समस्या उस समाज में ज़्यादा गंभीर नहीं है जहां पितृवंशज व्यवस्था है, मातृवंशज व्यवस्था है, पितृस्थानीय व्यवस्था है, या उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो दहेज की समस्या किस समाज में गंभीर नहीं है? नहीं है की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा, नहीं है की बात हो रही है, ठीक है। बताइए। तो देखिए, जहाँ पितृवंशज है वहाँ तो ठसाठस भरा हुआ है, जहाँ पे मर्दों का नेतृत्व चल रहा है, मर्दों का चल रहा है, वहाँ पे ये जो है बहुत ही ज़्यादा बहुत विशाल रूप ले लिया है दहेज प्रथा। तो किस समाज में नहीं है? तो वो जो है उत्तर जाएगा बी, यानी कि मातृवंशज समाज में नहीं है, मातृवंशज व्यवस्था में नहीं है। तो देखिए, मातृवंशीय समाजों में और उन समाजों में जहाँ पर ममेरे फुफेरे भाई बहनों के विवाह का नियम है, जैसे मामा के लड़की शादी हो गई, फूफा के लड़की शादी हो गई, वहाँ दहेज की समस्या क्या है? नहीं है। ये दोनों परंपरा समाज दक्षिण भारत में पाए जाते हैं, ठीक है। दक्षिण भारत में लोग ऐसी शादियाँ कर लेते हैं, ठीक है। खाली ये मत समझिए कि मुस्लिम समाज में ही अपने रिलेटिव में शादी होती है, नहीं, हिंदू में भी होती है और दक्षिण भारत में से झमाझम होता है, ठीक है, खूब होता है। इसलिए वहाँ पर उत्तर भारत की तुलना में दहेज प्रथा की समस्या कम विकट है, ठीक है। उत्तर भारत की तुलना में, उत्तर भारत में तो चरम सीमा पे है दहेज प्रथा, खासतौर से यूपी बिहार में, ठीक है। 8वें प्रश्न पे आते हैं। अपनी जाति के प्रति ऐसी वफादारी को क्या कहा जाता है जिसमें व्यक्ति अन्य जातियों के हितों की उपेक्षा करता है? उपेक्षा मतलब कि अन्य जातियों के हितों की भलाई की उपेक्षा करता है, मतलब कि अवहेलना करता है, उसको जो है निरादर करता है, मतलब आदर नहीं करता है। तो उसको क्या कहते हैं? जातिवाद कहते हैं, क्षेत्रवाद कहते हैं, संप्रदायवाद कहते हैं, भाषावाद कहते हैं। ए, जातिवाद कहते हैं। देखिए, इसमें क्या करते हैं लोग? अपनी जाति को ऊंचा दिखाना चाहते हैं, अपनी दूसरी जाति को नीचा दिखाना चाहते हैं, चाहे वो वर्चस्व के नाम पे हो या धार्मिक रूप से हो या बल के रूप में हो, किसी भी क्षेत्र में राजनीतिक रूप में हो। तो कहने का मतलब है कि इसे जातिवाद कहते हैं, जब अपनी जाति को जो है ऊपर दिखाना और दूसरी जाति को क्या करना? नीचे दिखाना। जातिवाद द्वारा जाति के आधार पर ऊंच नीच की भावना को प्रश्रय दिया जाता है, ठीक है। ऊंच नीच की भावना को प्रश्रय दिया जाता है। कुछ व्यक्तियों में चाहे वास्तविकता योग में न हो, फिर भी किसी जाति विशेष का होने का कारण उन्हें बहुधा लाभ प्राप्त हो जाता है, ठीक है। किसी व्यक्ति में चाहे वो वास्तविकता योग्यता ना हो, कोई उनके अंदर योग्यता नहीं है, लेकिन किसी जाति विशेष का है वो भी, तो उससे उनको विशेष फायदा होता है। काका कालेकर ने कहा है कि जातिवाद एक ऐसी उच्च और अंध और सर्वोच्च सामूहिक भक्ति है जो न्याय, औचित्य और समानता तथा विश्व बंधुत्व जैसे
स्वास्थ्य सामाजिक मानकों की उपेक्षा करती है। देखिए जातिवाद कैसी है, काका कालेकर ने कहा है, ऐसे डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है, कि उच्च अंध और सर्वोच्च सामूहिक भक्ति, एक समूह की भक्ति है उच्च स्तर पे, और अंधे होके, ठीक है, अंधे होके कि नहीं हम सही हैं, हम सबसे बलवान हैं, हम सबसे अच्छे हैं, ठीक है, हम सब पे राज करेंगे, अंधा होके अपनी बात को रखना, ठीक है, जो न्याय को, औचित्य को और समानता को क्या करता है, विश्व बंधुत्व जैसे सामाजिक मानकों की उपेक्षा करता है, मतलब उसकी अवहेलना करता है, उसको निरादर करता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 9 पे आते हैं। किसने कहा है कि भारत में, ठीक है, जाति सबसे अधिक महत्वपूर्ण राजनीतिक दल है? किसने कहा है कि भारत में जाति सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक दल है? राजनीतिक दल सबसे बड़ी क्या है? जाति है। राम मनोहर लोहिया साहब ने कहा, कि बी आर अम्बेडकर साहब ने कहा, कि जयप्रकाश नारायण साहब ने कहा, कि महात्मा गांधी ने कहा है। उत्तर जगह सी, यानी कि जयप्रकाश नारायण साहब ने कहा है। अब देखिए जयप्रकाश नारायण ने कहा है कि भारत में जाति सबसे अधिक महत्वपूर्ण राजनीतिक दल है, ठीक है, कास्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया। किसने कहा है? जयप्रकाश नारायण ने कहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जयप्रकाश नारायण जी का देश में बड़ा नाम है, ठीक है, बहुत बड़े ये तो थे, देशभक्त थे, और स्वतंत्रता आंदोलन में इनका बड़ा रोल था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जाति राजनीति का कैंसर है, क्या है? जाति राजनीति का एक कैंसर है, निम्नलिखित में से किसने कहा है? ठीक है, जाति राजनीति का कैंसर है, मतलब कि कहने का मतलब है कि जो जाति के आधार पर राजनीति होती है वो देश के विकास में बाधक है, कहने का मतलब ये। गुर्रे साहब ने कहा है, मजुमदार साहब ने कहा, कि डी आर गार्डिल साहब ने कहा, कि कूले ने कहा, तो उसका उत्तर जाएगा सी, यानी कि डी आर गार्डिल ने कहा है। डी आर गार्डिल ने जाति राजनीति को कैंसर कहा है। इसे राष्ट्र निर्माण, राष्ट्र एकीकरण, राष्ट्र के निर्माण में, राष्ट्र का एकीकरण में एकता में, ठीक है, आधुनिकरण में, मतलब कि एडवांसमेंट में, आगे बढ़ने में बाधक मानते हैं। जबकि रुडोल्फ ने इसे राजनीतिक विकास, आधुनिकरण तथा प्रजातांत्रिक व्यवस्था में मजबूत बनाने में सहायक माना है। देखिए अब यही जो है दो विद्वानों के बीच में क्या हो गया? विरोधाभास हो गया, ठीक है। लेकिन हमें फिलहाल दोनों विद्वानों को पढ़ना है। क्यों? क्योंकि दोनों विद्वान हैं, और जो अपना ये लोग तर्क रखते हैं ना, हर पॉइंट पे ऐसा नहीं होता है, जो अपना तर्क रखते हैं वो एकदम बेहतरीन होता है। आप उनके अनुसार सोचेंगे तो लगेगा हाँ ये तो सही कर रहे हैं, इनके अनुसार सोचेंगे तो लगेगा हाँ ये भी सही कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि हमें दोनों को पढ़ना है, क्योंकि दोनों विद्वान हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 11 पे आते हैं। किसने कहा है कि जाति मूलतः एक मानसिक दशा है? जाति क्या है? मूलतः एक मानसिक दशा है, कि हाँ हम इस जात से हैं, मन मानसिक दशा है, ठीक है। ये मन की एक अवस्था है, इसमें इंसान को जो है अवस्था है, इंसान तो सब इंसान है, आपको बस इस अवस्था में रख दिया गया कि हाँ आप इस जात से हैं, उस जात से हैं, उस जात से हैं। अगर आप विद्वान हो गए, आप इन चीज़ों को नहीं सोचते हैं, तो आप किस जात के हैं भाई? आपकी एक ही जाति है, बस मानव की जाति, ठीक है, बस, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि एक, अब ये किसने कहा है? तो बी आर अम्बेडकर साहब ने कहा है, एस सी दुबे ने कहा है, ए आर देसाई ने कहा, कि एम एन श्रीनिवास ने कहा। तो उत्तर हो जाएगा यानी कि बी आर अम्बेडकर साहब ने कहा है। देखिए ये बहुत ही बड़े विद्वान आदमी थे, ऐसे विद्वान अभी तक जो है इंडिया में, कोई जानकारी हो तो बता देना कौन पैदा हुआ है, ठीक है। अब किसी वैज्ञानिक से तुलना मत करिएगा, ये जो जिस क्षेत्र के हैं उनसे तुलना करिएगा, ठीक है। अब किसी क्रिकेटर को तुलना करने लगेंगे टेनिस वाले से या किसी साइंटिस्ट से, तो आप तुलना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस क्षेत्र से जब करेंगे तभी जो है आप तुलना कर पाएंगे। बी आर अम्बेडकर के अनुसार जो है जाति मूलतः एक मानसिक दशा है। जाति क्या है? मूलतः एक मानसिक दशा है, जिसे धार्मिक ग्रंथों में बड़ी कुशलता से प्रस्तुत किया गया है। धार्मिक ग्रंथों में क्या किया गया है? बड़ी कुशलता से प्रस्तुत किया गया है। अंतर्विवाह को तो वे जाति के एक कार्य प्रणाली मानते हैं। अंतर्विवाह को जाति का एक कार्य प्रणाली मानते हैं। जाति व्यवस्था को समाप्त करने के लिए उन्होंने अंतर्जातीय विवाह को एक कारगर उपाय माना है। देखिए जाति प्रथा हमारे देश से तभी समाप्त होगी जब हम अंतर्जातीय विवाह करेंगे, एक जाति से दूसरे जाति में विवाह करेंगे, एक दूसरे का सम्मान करेंगे। नहीं तो ये आपसी लड़ाई चलती रहेगी, एक दूसरे को नीचा दिखाने की, एक दूसरे को नीच समझने की, उच्च समझने की, ठीक है, जो कि कतई देश के आधुनिकरण में, एकीकरण में क्या है? बाधक है। आगे बढ़ते हैं। जातिवाद से आशय क्या है बताइए? अपने जाति के समर्थन में पूर्वाग्रह होना, अपनी जाति के समर्थन में केवल पूर्वाग्रह नहीं वरन अन्य जातियों के विरोध में भी पूर्वाग्रह होना, ठीक है। प्रत्येक जाति का विरोधी पूर्वाग्रह होना या कुछ जातियों के लिए समर्थन में पूर्वाग्रह होना। तो उत्तर हो जाएगा आपका बी। देखिए जातिवाद केवल अपने जाति का सपोर्ट करना नहीं है, दूसरी जाति को नीचा दिखाना है। ये दोनों पहलू है जातिवाद में, ठीक है।
तो जातिवाद में केवल समर्थन केवल पूर्वाग्रह नहीं है, जातिवाद में केवल समर्थन ही नहीं होता है, क्या होता है, अन्य जातियों को के विरोध में पूर्वाग्रह होता है, मतलब अन्य जातियों का विरोध भी इसमें होता है। देखिए, जातिवाद का आशय जो है अपनी जाति के समर्थन में केवल पूर्वाग्रह नहीं वरन अन्य जातियों के विरोध में भी पूर्वाग्रह होना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 13 पे आते हैं। जब एक स्त्री को उसका पति अपने घर में मारता है तो प्रायः इसे क्या कहा जाता है? ठीक है, जब एक स्त्री को, ठीक है, उसका पति अपने घर में मारता है तो इसे क्या कहा जाता है? यौन दुर्व्यवहार कहते हैं, घरेलू हिंसा कहते हैं, स्त्री के खिलाफ अपराध कहते हैं, या वैवाहिक संघर्ष कहते हैं। तो उसका उत्तर जाएगा बी, यानी कि घरेलू हिंसा कहते हैं। घरेलू हिंसा का परिभाषा जो है बहुत बढ़िया से बताया गया है, लेक्चर में जाकर पढ़ लीजिएगा। मैं जो है लेक्चर का लिंक नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा समस्या जा रही है वहाँ पे, ताकि जो है लिंक देने में पहुँच नहीं पा रहा है, मामला कुछ गड़बड़ हो जा रहा है। तो आप जो है प्लेलिस्ट में जाकर लेक्चर्स को देख लीजिएगा, ठीक है, इतना कर सकते हैं आप लोग। जब एक स्त्री उसका पति अपने घर में मारता है, जब स्त्री को उसका पति घर में मारता है तो प्रायः उसे क्या कहते हैं? घरेलू हिंसा की संज्ञा दी जाती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 14 पे आते हैं। घरेलू हिंसा बिल को डैश द्वारा पारित किया जाता है? ए, संसद द्वारा, राष्ट्रीय मानव अधिकार द्वारा, या राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा, या महिला बाल विकास विभाग द्वारा। ठीक है, देखिए बिल तो भैया एक ही जो है संस्था पारित करती है, वो है संसद, ठीक है, और किसी को पारित करने का अधिकार नहीं। तो घरेलू हिंसा बिल को संसद द्वारा पारित किया जाता है, ध्यान रखिएगा। 15वें पाते हैं, घरेलू हिंसा को निंदा करने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अधिक प्रभावशाली है? घरेलू हिंसा की निंदा करने के लिए निम्न में से कौन सी तरीका सबसे अधिक प्रभावशाली है? परिवार में झगड़ा, माने घरेलू हिंसा को रोकने के लिए क्या सबसे अधिक प्रभावशाली, जो 4 ऑप्शन दिए हैं उसकी बात हो रही है। पुलिस द्वारा दंडित करना, परिवार के संबंध को तोड़ना, या पड़ोसी द्वारा कार्रवाई करना। देखिए इसमें पुलिस द्वारा दंडित करना मेन है। क्यों? देखिए इसका कारण है, पुलिस जाके उसको मारेगी नहीं, उसके पति को जाके मार देगी, उस पर कार्रवाई करेगी। कौन सा जो भी धारा लगेगी, FIR लिखेगी, जो भी धारा लगेगी उसको लगा के और न्यायालय में भेज देगी। ठीक है, ये मत समझिए कि जो है पुलिस, अगर कोई पति अपनी पत्नी को मारे तो पुलिस भी आएगी उसको मारेगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, इसमें जो दिया हुआ है उसमें मुख्य जो है ये बी है कि पुलिस द्वारा दंडित करना, मतलब FIR करके जो है उसको क्या करना, आगे न्यायालय में भेज देना, और वहाँ पे आप जो है तुम झेलते रहो। घरेलू हिंसा के निंदा करने के लिए सबसे प्रभावशाली तरीका जो है पुलिस द्वारा दंडित किया जाना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 16 पे आते हैं। जब बड़े भाई और छोटे भाई के बीच विचारों और मूल्यों में समानता नहीं पाई जाती है तब यह कहलाता है? जब बड़े भाई और छोटे भाई के विचारों में के मूल्यों में समानता नहीं पाई जाती तो यह कहलाता है मतभेद, विवाद, अंतरपीढ़ी संघर्ष और अंतरापीढ़ी संघर्ष। तो इसका उत्तर जाएगा डी, अंतरापीढ़ी संघर्ष। ठीक है, देखिए अंतरापीढ़ी संघर्ष क्या होता है? दो भाई हैं, वो एक ही पीढ़ी के हैं। दो भाई क्या हैं? भाई क्या होते हैं? एक ही पीढ़ी के होते हैं, एक पीढ़ी के होते हैं। ठीक है, इनके उम्र में ज़्यादा फर्क नहीं होता, 10-15 साल की फर्क होती है। लेकिन माँ बाप और उनका बच्चा, जैसे बाप है उसका बेटा है, तो बाप और बेटे में एक पीढ़ी का अंतर है, मतलब कि 2 पीढ़ी, तो वो अंतर पीढ़ी हो जाएगा। लेकिन जब एक ही पीढ़ी में के मतभेद होता है तो अंतरा पीढ़ी संघर्ष करते हैं। इसमें जो है देखिए एक ही उम्र के दो, मान लीजिए कि 2 धर्म के लोग हैं, एक ही उम्र के हैं, जब बहस करते हैं, अपने धर्म की बड़ाई करते हैं, तो क्या करते हैं? वो अंतरा पीढ़ी संघर्ष में आ जाता है। ठीक है, किसमें आता है? अंतरापीढ़ी संघर्ष में वो आ जाता है। और एक ही मतलब भाई हैं, उनके में कुछ मतभेद हो रहा है तो वही अंतरापीढ़ी संघर्ष है। जब बड़े भाई और छोटा भाई विचारों और मूल्यों में समानता नहीं पाई जाती है तो यह जो है अंतरापीढ़ी में आता है। ध्यान रखिएगा, अंतरापीढ़ी संघर्ष में आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए हल्का सा अंतर, एक मात्रा का अंतर है, अंतरापीढ़ी, और इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में अंतर लिख दिया, अंतरा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 17 पे आते हैं। सास ससुर और बहू के मध्य जो है संघर्ष समाजशास्त्री भाषा में क्या कहा गया है? देखिए अब यहाँ पे सास है और ससुर, और इसके नीचे की पीढ़ी क्या है? बहू है। देखिए ये एक पीढ़ी है और दूसरी पीढ़ी है, तो जब 2 पीढ़ी के बीच अंतर होता है तो उसके क्या कहते हैं? अंतरपीढ़ी संघर्ष कहते हैं, अंतरपीढ़ी संघर्ष। ठीक है, और एक ही अब सास ससुर में आपस में झगड़ा होगा तो ये जो है अंतरापीढ़ी हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? जो एक पीढ़ी में जब होगा तो अंतरा संघर्ष, अंतरापीढ़ी संघर्ष, और दो पीढ़ी में होगा तो अंतरपीढ़ी संघर्ष होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो सास ससुर और बहू के मध्य जो है संघर्ष को समाजशास्त्री भाषा में अंतरपीढ़ी संघर्ष कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 18 पे आते हैं। हिंदी भाषा में के विरुद्ध जो है और हिंदी भाषा लोगों द्वारा किया गया विरोध कहलाता है। ठीक है, अब देखिए
हिंदी भाषा और हिंदी भाषा की बात हो रही है। आजकल क्या चल रहा है, आजकल इंग्लिश का वर्चस्व ज़्यादा है, ठीक है। तो पहले के लोग हिंदी को वैल्यू ज़्यादा देते थे, आजकल अंग्रेजी को ज़्यादा दे रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि अब यहाँ पे दो पीढ़ियों की बात हो रही है, ठीक है। तो ये जो है अंतर पीढ़ी में आ जाएगा। अंतर पीढ़ी संघर्ष, अंतरा पीढ़ी संघर्ष, सामाजिक विरोध या सामाजिक गतिशीलता, तो इसका उत्तर हो जाएगा यानी कि अंतर पीढ़ी संघर्ष। तो हिंदी भाषा के विरुद्ध और हिंदी भाषा लोगों द्वारा किया गया विरुद्ध जो है अंतर पीढ़ी संघर्ष में आता है। क्वेश्चन संख्या 19 में आते हैं। गिरते हुए सामाजिक सामाजिक मूल्य, इंद्रिय परक संस्कृति के प्रति बढ़ता हुआ आकर्षण और व्यक्तित्व मनोवृत्तियां अंतर पीढ़ी संघर्ष का कारण है। यह विचार किसका है, ठीक है। देखिए इसका उत्तर क्या है, बटरमोर है, सरोकिन है, मैकवाइबर है या मिड डे है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी यानी कि सरोकिन साहब है। देखिए इसमें क्या है कि गिरते हुए सामाजिक मूल्य, जो हमारे परंपरा है वो गिर रहे हैं, क्योंकि हमारी जो सोच है वो वेस्टर्न कल्चर की तरफ जा रही है। जैसे अमेरिका के लोग, ब्रिटेन के लोग जी रहे हैं, कनाडा के लोग जी रहे हैं, वैसे उस तरफ हम जीना चाहते हैं। इंद्रिय परक का मतलब क्या, कि जो हमारी इंद्रियां त्वरित इच्छा करती हैं, जैसे स्वादिष्ट खाने का इच्छा करती हैं, बहुत ज़्यादा फैशन की इच्छा करती हैं, मतलब और दिखावा का, अंग प्रदर्शन का दिखावा का वो इच्छा करते हैं कि हम देखें। आदमी के अंदर सोचता है कि हम देखें, और लड़कियों के अंदर रहता है कि हम दिखाएं। तो कहने हम पे जो है अटेंशन मिले हमको। तो कहने का मतलब ये है कि ये इंद्रिय परक है, जो आपकी इंद्रिय चाहती है वही आप करना चाहते हैं। तो ऐसी पीढ़ी, ऐसी सोच जो है क्या कर रही है, हमारी पुरानी पीढ़ियों से और नई पीढ़ियों के बीच में क्या कर रही है, दरार डाल रही है। और जो है इसको जो है, इस विचार को किसने रखा है, तो सरोकिन साहब ने रखा है। आगे बढ़ते हैं। तो सरोकिन के अनुसार जो है गिरते हुए सामाजिक मूल्य, इंद्रिय परक संस्कृति के प्रति बढ़ता हुआ आकर्षण एवं व्यक्तित्व मनोवृत्तियां अंतर पीढ़ी संघर्ष का कारण। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 20 पे आते हैं। पिता पुत्र के मध्य किसी वैचारिक मतभेद को किस श्रेणी में रखेंगे, ठीक है। पिता पुत्र के किसी वैचारिक मतभेद को किस में रखेंगे बताइए। तो समझ में आ गया होगा कि पिता और पुत्र दो पीढ़ी के हैं, ठीक है। तो अंतर पीढ़ी संघर्ष, अंतर पीढ़ी संघर्ष, अंतर जातीय संघर्ष, ठीक है। तो हो जाएगा अंतर पीढ़ी संघर्ष, ये अंतरा होना चाहिए था यहाँ पे, नहीं तो दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। ये अंतरा होना चाहिए, ये अंतर पीढ़ी संघर्ष मतलब 20 सही हो जाएगा। तो पिता पुत्र के मध्य किसी वैचारिक मतभेद के अंदर जो है अंतर पीढ़ी संघर्ष कहेंगे। आगे बढ़ेंगे, 25 प्रश्न है, घबराइए मत, ठीक है। मुसलमानों में तलाक के किस रूप में पति पत्नी परस्पर सहमति से विवाह विच्छेद तय करते हैं तथा किसी भी पक्ष के दूसरे को के लिए क्षतिपूर्ति नहीं देना पड़ता है। इस क्वेश्चन को कराया जा चुका है, कई बार कराया जा चुका है कि पति पत्नी जो है आपस में सहमति बना के तलाक को लेते हैं, और कोई भी पक्ष एक दूसरे को क्या नहीं करता है, क्षतिपूर्ति के लिए नहीं करता कि हमारी जो है हमको इतना पैसा दीजिए, हमको इतना पैसा दीजिए, हमारी इतना शादी में खर्च हुआ था, इतना वो खर्च हुआ है, ये खर्च हुआ है। तो इसे इला कहते हैं, खुला कहते हैं, मुबारत कहते हैं या जिहर कहते हैं। तो उसका उत्तर हो जाएगा सी यानी कि मुबारत कहते हैं। तलाक के प्रथागत पद्धतियों में मुबारत जो है मुसलमानों के में तलाक और पति पत्नी के पारस्परिक सहमति से होता है, जिसमें किसी भी पक्ष को दूसरे के लिए हर्जाना नहीं देना पड़ता है। किसी भी पक्ष को हर्जाना नहीं देना पड़ता है कि भैया हमारी इज्जत गई है, हमारा मान प्रतिष्ठा गया है, या हमारा शादी में इतना खर्च हुआ था, हम तुमको इतना दहेज दिए थे, हमारा इतना तुम रह के खाई हो, या हम तुमको यहाँ घुमाने लगे थे, इतना खर्च हुआ है। ये जो है कुछ भी आपको जो है नहीं देना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 22 पे आते हैं। मुसलमानों में तलाक के किस प्रकार में पत्नी द्वारा क्षतिपूर्ति देना आवश्यक है। मुसलमानों में तलाक के किस प्रकार में पत्नी द्वारा क्षतिपूर्ति देना आवश्यक है। मुबारत में, खुला में, इला में या जिहर में। तो उसका उत्तर हो जाएगा बी यानी कि खुला में। तो मुसलमानों में तलाक के खुला प्रकार में पत्नी द्वारा क्षतिपूर्ति देना आवश्यक है। क्या है कि पत्नी द्वारा जो है क्षतिपूर्ति दिया जाता है खुला में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 23 पे आते हैं। किस प्रकार के तलाक में एक मुस्लिम पत्नी अपने पति को तलाक नहीं दे सकती। किस प्रकार के तलाक में एक मुस्लिम पत्नी अपने पति को तलाक नहीं दे सकती, बल्कि उसकी प्रार्थना पर तलाक की घोषणा केवल न्यायालय द्वारा ही किया जा सकता है, ठीक है। तो बताइए, खुला में, मुबारत में, इला में या डी में, लियान में। उसका उत्तर जाएगा डी यानी कि लियान में। इस प्रकार के लियान में, कहने का मतलब है कि लियान में ऐसी पद्धति है जिसमें मुस्लिम पत्नी अपने पति से तलाक नहीं ले सकती है, तलाक नहीं दे सकती है, और ये जो है किस प्रार्थना करने पर न्यायालय इस पे कार्रवाई कर सकता है। तो लियान जो है तलाक में एक मुस्लिम पत्नी को अपने पति को तलाक नहीं दे सकती, बल्कि उसकी प्रार्थना पर तलाक की घोषणा केवल न्यायालय द्वारा ही किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 24 पे आते हैं। एक मुस्लिम पति अपनी पत्नी पर व्यभिचारी का आरोप लगाता है। एक मुस्लिम पति है अपनी पत्नी पर व्यभिचारी का आरोप लगाता है, मतलब कि दूसरे के साथ अवैध संबंध होने की जो है
क्या करता है, आरोप लगाता है दूसरे मर्द के साथ, अपने आरोप को वापस नहीं लेता, तो यह किस प्रकार के तलाक से संबंधित है? लियान से, इला से, खुला से या वाल से? तो उसका उत्तर जाएगा यानी कि लियान से। लियान में एक मुस्लिम पति अपने पत्नी पर बेविचारी आरोप लगाता है और अपने आरोप को वापस नहीं लेता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 25 में आते हैं। अंतिम प्रश्न है, आपसे निवेदन है, विनम्र निवेदन, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। लाइक करिए, शेयर करिए, अन्य लोगों को भी बताइए ताकि इसका फ़ायदा उठा सकें, ताकि आपके ही सपोर्ट से चैनल ग्रो करेगा। बहुत पीछे हैं हम लोग ग्रो करने में, ठीक है। तो कृपया करके थोड़ा सा इतना करिए। मुसलमानों में तलाक का प्रकार नहीं है। मुसलमानों में तलाक का प्रकार कौन सा नहीं है? देखिए, सब कुछ आपको डिटेल में पढ़ाया जा चुका है। कृपया करके विवाह चैप्टर को पढ़ लीजिएगा और आसानी से सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो खुला नहीं है, इला नहीं है, कि मुबारत नहीं है, कि मुता नहीं है, तो इसका उत्तर जाएगा डी यानी कि मुता नहीं है। नहीं है की बात हो रही है। मुता जो है मुस्लिम तलाक पर प्रकार नहीं है, बल्कि यह मुस्लिम विवाह का प्रकार है। मुता जो है मुस्लिम तलाक का प्रकार नहीं है, जबकि यह क्या है, एक विवाह का प्रकार है। शेष सभी मुस्लिम तलाक के प्रकार है। तो इसी के साथ चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।